क्योंकि हमारे पूरे शरीर में बहुत पतले पतले पाइप्स हैं। इन पाइप्स को हम सिरा या धमनी बोलते हैं। तो पूरा का रक्त उन्हीं के अंदर प्रवाहित हो रहा है और बहुत तीव्र गति से गति करता रहता है। हमें मालूम है कि सर इसमें वाटर लेवल कम है, ये डाउन है, और इसका वाटर लेवल थोड़ा सा हाई है। एक और बात हम देख रहे होंगे, सर इसमें जो पानी की मात्रा है वो ज़्यादा है और इसमें पानी की मात्रा कम है। तापमान तथा ऊष्मा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। कथन नंबर 1 है कि ऊष्मा का प्रवाह तापमान में अंतर के कारण होता है। बिल्कुल सही बात बोली है। अगला हम, ऊष्मा हमेशा उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर प्रवाहित होती है। ये बात गलत है। ये जो होगा इसमें हम वैज्ञानिक शोध जो करेंगे, सारी की सारी शोध सेंटीग्रेड में निकालेंगे, फिर हम उसको केल्विन में बदल सकते हैं। हमारे पास व्यवस्था है, जब तक इसका टेम्परेचर और हमारा टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, और जैसे ही बराबर हो जाता है वैसे ही फिर डॉक्टर निकालता है, उसमें देख लेता है भाई कितना हो गया। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का आज ये 65वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 64 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने पिछली क्लास में यूनिट नंबर 7 को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, यूनिट नंबर 8 का जो नाम है उसका नाम है ऊष्मा, अर्थात हीट। हीट को हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे साथ रेगुलरली जुड़े होंगे और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम हीट स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक काम है, इस सवाल को पढ़ना और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। दूसरा, अपने पास भी लिख कर रखना। जब मैं इसको समझा दूंगा परिभाषा को, उसके बाद हम इस सवाल पर आएंगे। लेकिन पहले आप अपना उत्तर निकाल कर रखो, क्योंकि आप में से 90% छात्र इस सवाल को गलत कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा क्या होती है? यहाँ लिखा है सर, ऊष्मा, हीट। इसकी परिभाषा दो हमने लिखी है, ये दोनों ही परिभाषाएं हमें समझनी होगी। फिर पहली परिभाषा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो गतिज ऊर्जा में क्षति के कारण उत्पन्न होती है। ये परिभाषा है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ये उत्पन्न कैसे होगी? गतिज ऊर्जा में क्षति के कारण ये उत्पन्न होती है। अभी हम इसको समझेंगे। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कैसे? तो वो अभी हम विद प्रैक्टिकली इस बात को समझाएंगे। हम अगली परिभाषा भी पहले पढ़ देते हैं। अगली परिभाषा है, किसी वस्तु की ऊष्मा उस वस्तु के सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं के औसत के बराबर होती है। मतलब क्या है? अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे कण होंगे, उन सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं का अगर औसत निकाला जाएगा तो वह औसत ही उसकी ऊष्मा के बराबर होगा। ऐसा यहाँ बोला जा रहा है। अब हमारा एक प्रश्न आपसे है कि ये बताइए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि गतिज ऊर्जा, ये जो है ना गतिज ऊर्जा में क्षति के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो देखो, इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु को हमने वेग दिया तो वेलोसिटी मिलते ही उसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा। और अगर किसी वस्तु में गति हो रही है तो उसमें होगी गतिज ऊर्जा। और अगर उसमें गतिज ऊर्जा है तो इस बात की गारंटी है कि उस वस्तु में कहीं ना कहीं घर्षण अवश्य हो रहा होगा। अगर वो वस्तु जमीन पर चल रही है तो फिर जमीन पर घर्षण हो रहा होगा। अगर वो वस्तु हवा में चल रही है तो सर हवा का घर्षण होगा। अब आपको दिमाग में ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि सर हवा का कितना घर्षण होता है? हवा का तो नॉर्मल सा घर्षण होता है, हवा का भी बहुत घर्षण होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसमें लिखा था कि अगर आसमान से कोई आकाशीय पिंड टूटकर पृथ्वी की तरफ आता है तो वह जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसमें आग लग जाती है। आग क्यों लगती है? देखो, पृथ्वी के वायुमंडल से जब ऊपर है तो उसमें किसी प्रकार की आग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि वायुमंडल से ऊपर ऑक्सीजन है नहीं, पहली बात तो ये, और आग ऑक्सीजन के बगैर लगती नहीं है। दूसरा, निर्वात में कोई गैस भी नहीं है, तो कोई भी गैस नहीं है, वहाँ फ्री स्पेस है, तो उसको घर्षण नहीं होगा। पत्थर अगर वो आएगा भी बहुत बड़ा तो उसको घर्षण नहीं मिल पाएगा। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर बहुत सारी गैस हैं, उन गैसेस से उसका घर्षण उत्पन्न होगा और उस घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा का कितना घर्षण होता है। और एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन की खिड़की पर खड़े हो जाएं,
तो हवा जो लगती है वो घर्षण, हवा का घर्षण आपको वहाँ पता चल रहा होगा कि वह हवा हमें कितना घर्षण हमारे ऊपर लगाती है। तो हवा का भी घर्षण अपने आप में बहुत होता है। इसका मतलब ये है कि संसार की अगर कोई भी वस्तु गति करेगी तो उसमें होगी गतिज ऊर्जा, और अगर उसमें गतिज ऊर्जा है तो कहीं न कहीं घर्षण अवश्य हो रहा होगा, और अगर घर्षण होता है तो वह घर्षण कुछ न कुछ ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखो सर्दी का मौसम है, तो एक प्रैक्टिकल आप अभी तुरंत बैठकर यहाँ पर कर सकते हो। क्या प्रैक्टिकल है? जैसे ये मेरे हाथ हैं, इन दोनों मैंने हाथों को ऐसे चिपकाया, फिर मैं इन हाथों को गति देना प्रारंभ कर रहा हूँ। इस तरह से मैं इनको गति दे रहा हूँ, तो मेरे हाथ आ गए हैं गतिज ऊर्जा में। अब मेरे हाथों में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। और इस गतिज ऊर्जा के कारण यहाँ सतहें, ये जो मेरे हाथों की जो हथेलियाँ हैं, यहाँ पर हो रहा है घर्षण, और घर्षण होने के कारण फिर क्या होगा? थोड़ी देर तक ऐसे मैं हाथ ऐसे गति देता रहूंगा, इनमें गतिज ऊर्जा देता रहूंगा, तो फिर इन दोनों हथेलियों में थोड़ी गर्माहट महसूस होगी। ऐसा आप प्रैक्टिकल खुद भी कर सकते हैं। तो सर ऐसी गर्मी, ये जो गर्मी आई या फिर गर्माहट आई, ये क्यों आई? तो इसके पीछे का लॉजिक यही है कि हमने हाथों को दी थी गतिज गति, तो उसमें आई गतिज ऊर्जा, और फिर उसके कारण ये दोनों हाथ फिसलना स्टार्ट हुए, तो यहाँ पर घर्षण हुआ। फिर उस घर्षण ने क्या किया कि गतिज ऊर्जा का कुछ भाग लेकर ऊष्मा में कन्वर्ट कर दिया, और फिर हमारे हाथों को गर्माहट महसूस होती है। तो ये होता है एक तो इसका रीजन। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वही कहीं न कहीं ऊष्मा बनती है। अब देखो, अब यहाँ से एक और माइंड में आपके में सवाल आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, अगर आपने बोला है कि हर एक वस्तु के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने प्रकार एक अलग प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। किसी वस्तु में लाखों पार्टिकल्स होते हैं, तब उनसे मिलकर वह वस्तु बनी होती है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वस्तु है वह जितने भी पार्टिकल से मिलकर बनी है, हर एक पार्टिकल अपनी जगह पर गति करता है। अगर वो गति करना बंद कर देगा तो उस वस्तु की ऊष्मा शून्य हो जाएगी। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि किसी वस्तु के सभी कणों की गति रुक जाए, रुक नहीं सकती है। तुम्हें लगता है कि जैसे मान लीजिए तुमने एक लोहे का टुकड़ा लिया और तुमको लगेगा कि सर इसमें कहाँ गति हो रही है, इसके पार्टिकल्स में तो हमको तो स्थिर नजर आते हैं। तो अगर हम उसको भी माइक्रोस्कोप, बहुत इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, तो उसके भी पार्टिकल्स कहीं ना कहीं वाइब्रेशन करते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब संसार की ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसके पार्टिकल्स वाइब्रेशंस ना कर रहे हों, क्योंकि वो वाइब्रेशंस करते हैं, वह अपनी जगह गति करते हैं, तो उनकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है, और वह जहाँ गति कर रहे हैं वहाँ घर्षण होगा, और उस घर्षण के कारण उसमें कुछ न कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। यही कारण है कि संसार की किसी भी वस्तु को आप उठा लो और उसका टेम्परेचर मापना स्टार्ट करो, तो कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर आएगा। अगर मान लीजिए वस्तु का हर एक पार्टिकल गति करना बंद कर दे, तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर पता कितना होगा? इस संसार का जितना न्यूनतम टेम्परेचर हो सकता है उतना टेम्परेचर हो जाएगा, अगर वस्तु के सभी कण गति करना बंद कर दें तो। और हम जानते हैं कि सर संसार का सबसे न्यूनतम ताप कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। और इतना जो ताप होता है इसको परम शून्य ताप कहते हैं। इतना ताप हम कभी बना ही नहीं सकते। पूरी पृथ्वी पर ऐसी कंडीशन कभी नहीं बनाई जा सकती जो 0 डिग्री केल्विन उत्पन्न कर दे। इसका मतलब कोई भी कण है, उसके कोई भी बड़ा सा कण है, उसके छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि वे अपनी गति या कंपन करना बंद कर दें। जिस दिन वो कंपन करना बंद कर देंगे उस दिन उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी उनका औसत शून्य हो जाएगा, और फिर उसकी जो ऊष्मा होगी शून्य होगी। इसका मतलब उसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वह बिल्कुल परम शून्य ताप पर पहुंचेगा, मतलब 0 डिग्री केल्विन। और जबकि 0 डिग्री केल्विन को हम उत्पन्न कभी नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि सर ये जो है ऊष्मा, ये एक तरह से गतिज ऊर्जा से ही उत्पन्न होती है। अब हमको दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन हर एक वस्तु के पार्टिकल्स के अंदर गतिज ऊर्जा जरूर होती है। वही मैंने यहाँ लिखा है, किसी वस्तु की ऊष्मा उस वस्तु के सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं के औसत के बराबर होती है। हमें बाहर से बेशक दिखे कि सर ये तो स्थिर है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसके पार्टिकल्स भी मूव करते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब हर एक पार्टिकल की गति होती है, गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और उस गतिज ऊर्जा के कारण वहाँ घर्षण हो रहा होगा,
तो घर्षण के कारण उसमें उसकी कुछ ना कुछ ऊष्मा होगी। यही कारण है कि संसार में आप तुम्हारे चारों तरफ भी बहुत सारी चीजें होंगी। किसी भी चीज को उठाकर अगर एट रैंडम उसका टेम्परेचर मापा जाएगा तो उसका टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा। 0 डिग्री से तो ऊपर ही होगा, क्योंकि 0 डिग्री से भी बहुत नीचे चले जाएंगे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री केल्विन, ये होता है परम शून्य ताप। तो उससे तो बहुत ज्यादा होगा। आपके चारों तरफ जितनी भी वस्तु हैं, आप उनमें से किसी भी वस्तु को उठा लो और थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर माप लो, तो इस बात की गारंटी है सर 1-2 डिग्री मिनिमम इसका टेम्परेचर आपको मिल सकता है, वरना तो ज़्यादा ही मिलता है। कमरे का ताप नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाएगा तो 22 से 25 होता है। कहते नहीं है कि रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर जो होता है वह होता है 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि हमारे कमरे के अंदर भी जितनी भी वस्तु हैं उनका ताप 1 डिग्री से तो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर उसका इतना ज़्यादा है तो उसकी अपनी एक ऊष्मा होगी, और ये ऊष्मा कहाँ से उत्पन्न हुई होगी? उसी वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जाओं का औसत लिया गया होगा, तब वह उसमें ऊष्मा होगी। अगर किसी वस्तु के कण गति करना बंद कर देंगे तो इसका मतलब उसकी ऊष्मा शून्य हो जाएगी और टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा, अगर वह गति करना बंद कर देंगे तो, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि परम शून्य ताप की कंडीशन को उत्पन्न करना इस पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ एक बात बोल सकते हैं कि ऊष्मा ऊष्मा गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा ऊर्जा से ही उत्पन्न होती है। पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम जैसे आपने देखा होगा कि शीत रक्त प्राणी होते हैं और होते हैं गर्म रक्त प्राणी, मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये क्या होता है? जैसे हम लोग हैं, मानव गर्म रक्त प्राणी है। क्यों है भैया गर्म रक्त प्राणी? हमारा रक्त कैसे गर्म हो गया? और शीत रक्त प्राणी का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि मेंढक मेंढक शीत रक्त प्राणी है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तो सर उसको शीत रक्त प्राणी क्यों बोल रहे हैं? उसका रक्त ठंडा कैसे हो गया? तो देखो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, वहां पर भी यही गतिज ऊर्जा का ही कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। तो मैं जरा समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी के एक एक कोशिका को चाहिए। हर एक कोशिका को, एग्जाम्पल के तौर पे मानता हूँ कि यहाँ की कोशिका है, मेरी उंगली की यहाँ की कोशिका है और इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? क्या ये वायुमंडल से सीधी यहाँ से ले लेगा? नहीं ले सकता है। हमारा जो बॉडी है वो इस तरह से बनाई गई है कि अगर यहाँ की कोशिका को भी अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो ब्लड है ना, ब्लड वो यहाँ से पहले जाएगा सीधा, ब्लड जाएगा सीधा फेफड़ों के पास, और वहाँ फेफड़ों के पास ऑक्सीजन लेगा, फिर ऑक्सीजन लेके हार्ट के पास जाएगा और फिर हार्ट से बोलेगा कि भाई हमको पंप कर दो ताकि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। फिर हार्ट उसको पंप करेगा, फिर यहाँ तक आएगा ऑक्सीजन, या फिर यहाँ पर देगा। और हम जानते हैं कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वह 72 बार धड़कता है, और एक बार में एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप होता है। तो इसका मतलब ये है कि सर 1 मिनट के दौरान अगर मल्टीप्लाई करेंगे 70 का 72 में, तो लगभग 5.5 लीटर रक्त निकल के आएगा। 1 मिनट में 5.5 लीटर रक्त पूरे शरीर में दौड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ब्लड है वह गति कर रहा है बहुत तीव्र गति से। तो हमारे ब्लड के अंदर क्या है? गति, और उसकी गति है, इसके लिए उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा। और अगर हमारा ब्लड बहुत तीव्र गति से गतिज ऊर्जा है, गति कर रहा है और उसमें गतिज ऊर्जा है, तो सर घर्षण हो रहा होगा, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में बहुत पतले पतले पाइप्स हैं। इन पाइप्स को हम सिरा या धमनी बोलते हैं। तो पूरा का रक्त उन्हीं के अंदर प्रवाहित हो रहा है, वो बहुत तीव्र गति से गति करता रहता है, कभी रुकता तो है नहीं। हार्ट लगातार पंप कर रहा है, तो वो लगातार गति कर रहा है, तो इसके अंदर होगी गतिज ऊर्जा, और गति कर रहा है तो सर घर्षण भी होगा, और घर्षण के कारण वो पाइप के अंदर का जो पूरा वातावरण है वह गर्म रहता है, इसीलिए हमारा जो रक्त है वह गर्म होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम लोग गर्म रक्त प्राणी हैं। अब आते हैं शीत रक्त प्राणी पर। मेंढक शीत रक्त प्राणी कैसे हो गया? मेंढक के साथ और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक मेंढक को लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेंढक क्या करता है, मेंढक को अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो वह ऑक्सीजन अपनी स्किन से भी ले लेता है। देखा होगा कि सर्दियों के समय में मेंढक आपको दिखाई नहीं देंगे, गर्मियों के समय में मेंढक निकलते हुए दिखाई देंगे।
तो उनके पीछे लॉजिक क्या है सर? सर्दियों में क्या होता है, मेंढक सुषुप्तावस्था में चला जाता है, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन प्रोसेस। जितने भी शीत रक्त प्राणी हैं वे सब के सब सर्दियों में चले जाते हैं सोने। वो अपनी एक जैसे मेंढक होता है जमीन के अंदर चला जाएगा और मिट्टी में वहीं पर दबा रहेगा, फिर वो गर्मियों में निकलेगा। तो सर्दियों में वो छुपा रहता है, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन प्रोसेस पे चला गया। तो इसका मतलब ये है कि जब वो मिट्टी के अंदर है तो फिर सांस कैसे ले रहा होगा? सांस वो फिर अपनी स्किन से लेता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये मेंढक का हाथ है, तो मेंढक के हाथ को यहाँ पर किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी तो उसका रक्त भागेगा नहीं, रक्त ऑक्सीजन लेने फेफड़ों के पास नहीं जाएगा, वो यहीं से स्किन से ही ऑक्सीजन सीधी सीधी ट्रांसफर करवा लेगा। तो इसलिए उसका रक्त जो है वो ज़्यादा गति करता नहीं है। ऐसे जो जीव हैं जिनका रक्त ज़्यादा गति करता नहीं है वो अपनी स्किन से ही श्वास ले लेते हैं। तो इसका मतलब उनका जो ब्लड है वह ठंडा होता है, इसीलिए इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। तो वहां पर भी देखा जाएगा तो सर गति का ही कॉन्सेप्ट आता है। अगर ब्लड गति कर रहा है तो उसमें होगी गतिज ऊर्जा और फिर घर्षण होगा, तो इसके कारण उनका रक्त गर्म होता है। लेकिन अगर ब्लड भी गति नहीं कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी नहीं, तो घर्षण होगा नहीं, तो उनका जो ब्लड होगा वह कोल्ड होगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इसको डिटेल में तो हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमने समझे कि सर ऊष्मा के कॉन्सेप्ट से हम ये भी समझ सकते हैं कि शीत रक्त प्राणी और गर्म रक्त प्राणी को, इनको शीत रक्त प्राणी को शीत रक्त क्यों बोलते हैं और गर्म रक्त प्राणी को गर्म रक्त प्राणी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पर भी उनका ब्लड शीत और गर्म होता है, इसी के कारण, गतिज ऊर्जा के ही कारण। तो हम यहाँ बोल देंगे कि शीत रक्त प्राणी, शीत रक्त प्राणी, प्राणी कोमा गर्म रक्त प्राणी, प्राणियों, प्राणियों का ब्लड, ब्लड भी के मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के द्वारा, के द्वारा रक्त में ऊष्मा, ऊष्मा बनाता है, बनाता है। ये बात हम लिख सकते हैं कि जो शीत रक्त प्राणी हैं उनके अंदर भी, अब वो ऐसा तो हो नहीं कि उनका ब्लड बिल्कुल रुक जाएगा, थोड़ा बहुत तो चलेगा, तो थोड़ी बहुत तो गतिज ऊर्जा होगी, तो थोड़ा बहुत उनका भी गर्म रहता है, लेकिन उनको बोलेंगे हम शीत रक्त प्राणी। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया सर ऊष्मा है क्या। अब हमें उम्मीद है कि तुम्हें बिल्कुल समझ में आया होगा कि आखिरकार ऊष्मा है क्या। संसार की कोई भी वस्तु है, हर एक वस्तु के अंतर्गत जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब के सब पार्टिकल्स वाइब्रेशंस करते हैं, हमें दिखाई दे या ना दे लेकिन वह करते हैं। तो अगर वो गति कर रहे हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा होगी, और गतिज ऊर्जा होगी तो उनमें घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा का कुछ भाग घर्षण के कारण ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमने कहा था कि गतिज ऊर्जा के माध्यम से ही ऊष्मा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इस सवाल पर आते हैं। ये सवाल है किसी वस्तु की ऊष्मा, उसमें निहित सभी कणों की डैश ऊर्जाओं का औसत होती है। तो अब इस सवाल का जवाब तुम में से सब लोग निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2018 में आया है। तो किसी भी वस्तु के अंतर्गत जितने भी कण हैं उनकी जो गतिज ऊर्जाएं हैं, गतिज ऊर्जाओं का औसत ही ऊष्मा कहलाता है। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया होगा, लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने गलत जवाब दिया होगा। खैर कोई नहीं, अब समझ में आ गया होगा। तो ये हमने समझा कि आखिरकार ऊष्मा होती क्या है, ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम समझेंगे सर तापमान, टेम्परेचर। ये भी अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं कि ये बताइए तापमान की परिभाषा है, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो टेम्परेचर की परिभाषा बता नहीं पाएंगे। ना तो आप रोक कर याद कर लो कि क्या आप टेम्परेचर की परिभाषा जानते हो। यहाँ मत पढ़ना अभी कि मैंने क्या लिखा है, क्योंकि ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। जब तक मैं नहीं समझाऊंगा तब तक इसको समझोगे नहीं। तो क्या टेम्परेचर की परिभाषा तुम्हें आती है? यदि आती है तो उसको सोच लो कि क्या है परिभाषा, फिर हम यहाँ से समझाएंगे, तब उससे मैच करना कि कितनी आपकी सही है। एक काम और करना, इस वीडियो को रोको, इस वाले सवाल को अब पढ़ो। अब इस सवाल का जवाब आप अपना कमेंट बॉक्स में दोगे। ये क्वेश्चन नंबर, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका जवाब क्या है ABCD में से, वो आप अपने लिख दो, टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में और अपना लिख कर रखो। जब भी मैं अभी टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा उसके बाद में इस सवाल का जवाब दूंगा।
तो चलिए, और ये उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आप लोग गलत करोगे, इस बात की लगभग ज़्यादा चांस है, लगभग 99% चांस ऐसे हैं कि ये सवाल भी तुमसे होगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर लो, एक नाकाम कोशिश ही सही लेकिन कर लो। अब हम समझते हैं कि सर टेम्परेचर है क्या। पहले इस परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि ये परिभाषा क्या है। संसार की प्रत्येक वस्तु की गर्माहट तथा ठंडक का स्तर ही तापमान कहलाता है। तुम कहोगे सर पढ़ ले, नहीं पढ़ा, क्या मतलब है इसका। तुमने कहा कि सर संसार की कोई भी वस्तु है, उसकी गर्माहट या फिर उसकी ठंडक का जो स्तर है, लेवल है, सर उसको ही तापमान कहते हैं। ये तो एक एक ऐसा हुआ कि सर ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें रटनी पड़ रही है, पता नहीं इसका अर्थ समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। ये जो एग्जाम्पल है ना, जिस जैसे ही मैं इस एग्जाम्पल को समझा दूंगा वैसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर ये टेम्परेचर होती क्या चीज़ है। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। आप लोग हमें ये बताओ, इस परिभाषा को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। ये बताइए, ये एक पात्र है, ये एक दूसरा पात्र है, ये दो पात्र हैं, इन दोनों ही पात्र में पानी भरा हुआ है। ये एक स्विच है जिसको हम खोलकर इनका कनेक्शन बना सकते हैं, लेकिन अभी ये बंद है, टाइट है, इसको हमने रोक रखा है। अब हम, ये जो पात्र है, ये पात्र ए है और ये है पात्र बी। हम जानते हैं, तुम्हें स्पष्ट नजर आ रहा होगा, ये क्या है, ये पानी का स्तर है। ये क्या है, ये पानी का स्तर है। यहाँ पर पानी का स्तर ये है। तो मैं जरा स्तर को भी एक लाइन खींच के बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये स्तर है पानी का और यहाँ पर ये स्तर है। यहाँ मानता हूँ लेवल 1 है ये, और ये लेवल 2 है। वाटर लेवल जिसको हम बोलते हैं, वाटर लेवल, कि भाई पानी का लेवल कितना है, तो ये वाटर लेवल है इन दोनों ही पात्रों में। हमें मालूम है कि सर इसमें वाटर लेवल कम है, ये डाउन है, और इसका वाटर लेवल थोड़ा सा हाई है। वाटर लेवल यहाँ हाई है, ये हम ध्यान से देख रहे हैं। एक और बात हम देख रहे होंगे, सर इसमें जो पानी की मात्रा है वो ज़्यादा है और इसमें पानी की मात्रा कम है। तो हम यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि सर यहाँ जो है ना, पानी पानी की मात्रा मात्रा यहाँ कैसी होगी, कम होगी, कम। और यहाँ कैसी है, पानी की मात्रा, यहाँ पर मात्रा जो है ना वो ज़्यादा है, ज़्यादा है। हमें पता है कि सर यहाँ ज़्यादा पानी है, वहाँ कम पानी है। तो इतना आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अब मेरा एक काम है, मैं क्या करता हूँ, इसको खोलता हूँ। ये जो टैप है, ये नल है, इसको मैंने ओपन किया। तो एक बात बताइए, सवाल तुमसे है कि जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा, इन दोनों का कनेक्शन करूँगा, तो ये बताइए पानी का बहाव किधर होगा, पानी इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप में से सब ने यही जवाब दिया होगा कि सर पानी इधर से इधर आएगा। जो पानी का जो भाव होगा सर वो ये होगा। यही सोच रहे होंगे आप, ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हर बार गलत होगा। ठीक है, यही है। अगर मैं इसको खोलूंगा, इसको चालू करूंगा, इन दोनों का कनेक्शन कर दूंगा, तो इस बात की गारंटी है पानी इधर से इधर की तरफ आएगा। और ये पानी तब तक आएगा जब तक इसका लेवल और इसका लेवल बराबर नहीं हो जाता। ये डाउन होगा और ये ऊपर उठेगा, यहाँ जैसे ही बराबर आ जाएगा वैसे ये रुक जाएगा। तो एक बात बताइए, पानी इधर से इधर आया, पानी का बहाव इधर से इधर हुआ अगर हमने इसको खोल दिया तो एक बात बताइए, जो पानी का बहाव है वह पानी की मात्रा पर निर्भर कर रहा है क्या? पानी की मात्रा यहाँ ज़्यादा थी और यहाँ कम थी, तो हमने देखा कि सर पानी कम मात्रा से अधिक मात्रा की तरफ चला गया। अगर ऐसा होता कि सर इस वाले पात्र को हम ऊपर कर लेते, तो फिर पानी इधर से इधर चला जाता, मतलब अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ चला जाता। तो हम यहाँ से एक बात निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पानी का बहाव है, पानी का जो प्रवाह है, वह इन पानी की मात्रा पर निर्भर करता ही नहीं है, पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। पानी का जो बहाव है वह पानी की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? सर पानी की मात्रा पर तो निर्भर नहीं करता, लेकिन हाँ पानी के स्तर पर निर्भर करता है। सर पानी का लेवल जहाँ हाई होगा वहां से पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है। यही कारण है कि देखो, तुमने देखा होगा घरों में जो टंकी होती है, पानी की टंकी, उसको सबसे ऊपर जाके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वाटर लेवल उस टंकी में जितना भी पानी होता है उसका लेवल इतना हाई कर दिया जाता है कि फिर उससे कनेक्शन बिठाकर घर के किसी भी कोने में पानी ले जाया जा सकता है। क्यों?
क्योंकि उधर से पानी इसकी तरफ आएगा बहुत तीव्र गति से और अपने आप आएगा। इसमें कोई मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप उस टंकी से, क्योंकि हमने उसका लेवल बहुत हाई कर दिया है और हम जानते हैं कि पानी का जो बहाव है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। तो ये जो लेवल हाई है और ये लेवल लो है, तो पानी का जो बहाव है वो हाई लेवल से लो लेवल की ओर होता है। पानी का जो बहाव है वह मात्रा पर निर्भर नहीं करता। ये हमें पानी पर तो समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि सर यहाँ यहाँ जो है वो हम लिखते हैं पानी, ये है पानी की मात्रा। यहाँ हमने लिखी पानी की मात्रा और इधर लिखी हमने पानी का स्तर। ये हमने लिख दिया पानी का स्तर। यहाँ से हमने दो बातें निकालें, यह है एक पानी की मात्रा और ये है पानी का स्तर। तो पानी का जो प्रवाह है वह किस पर डिपेंड करता है? स्तर पर डिपेंड करता है, ना कि मात्रा पर। सेम उसी प्रकार से पानी की जो मात्रा है वह होती है ऊष्मा की मात्रा। जो पानी की मात्रा है उसी जैसी ऊष्मा की मात्रा होती है किसी भी पदार्थ के अंदर, ऊष्मा की मात्रा। और ऊष्मा की मात्रा के बराबर में ये जो पानी का स्तर है, जो पानी का लेवल है, वह लेवल के बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है तापमान। तापमान तो तापमान है क्या? जिस तरह से इस वाले एग्जाम्पल में ये जो पानी का जो लेवल है, पानी का लेवल ये एक ऐसा गुण है जिस गुण के कारण ये तय होता है कि पानी प्रवाह किधर करेगा, पानी का प्रवाह किधर होगा। ये डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करता है पानी के स्तर पर। तो स्तर जो है ना, जो काम पानी वाली इस वाले एग्जाम्पल में पानी का स्तर कर रहा है, वही काम ऊष्मा और तापमान के कॉन्सेप्ट में तापमान करता है। तो जो स्तर है वही इक्विवेलेंट होगा तापमान के, और जो पानी की मात्रा है वह होगी ऊष्मा की मात्रा के। अब यहाँ पर देखें तो जो पानी का प्रवाह होगा वह किसके कारण होता है? पानी के स्तर में अंतर के कारण होता है। पानी का स्तर अगर हाई है तो हाई टू लो चलेगा, ये हम जानते हैं। सेम उसी प्रकार से ऊष्मा का प्रवाह ताप में अंतर के कारण होता है। अगर ताप कम या ज़्यादा है तो इस बात की गारंटी है ऊष्मा का प्रवाह होगा, और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ये बात हम यहाँ लिख सकते हैं नोट पॉइंट में। इसकी बातें हम यहाँ लिख देते हैं नोट पॉइंट में कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। समझ में आ गया कि ऊष्मा का प्रवाह किधर होगा? ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। अगर मान लीजिए दो वस्तुओं का ताप समान है तो फिर ऊष्मा का प्रवाह होगा ही नहीं। अगर दो वस्तुओं का ताप अलग अलग है तो इसका मतलब उसमें तापांतर होगा। सवाल ऐसे भी लिख कर आता है कि अगर दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब उसमें तापांतर होगा, तापों का अंतर होगा। तो ऊष्मा का प्रवाह तापांतर के कारण होता है। ये एक स्टेटमेंट लिख कर आता है कि ऊष्मा का प्रवाह तापांतर के कारण होता है। ये भी हम लिख देंगे, ऊष्मा का प्रवाह तापांतर के कारण होता है। ये भी हम बात लिख देंगे कि भाई ये ऊष्मा का प्रवाह है वह तापांतर के कारण होता है। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि सर ताप है क्या? ताप किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण उस वस्तु की गर्माहट या फिर उसकी ठंडक का स्तर तय होता है, लेवल। ये किस लेवल तक गर्म है और किस लेवल तक ये ठंडी है, तो वह लेवल तय करने वाला एक गुण तापमान कहलाता है। किसी भी वस्तु का वह गुण जिस गुण के माध्यम से उस वस्तु की गर्माहट या ठंडक का स्तर तय होता है, उसी गुण को तापमान कहते हैं। अब ये परिभाषा तुम्हें समझ में आ रही होगी।
परिभाषा एक बार मैं पढ़ता हूँ। संसार की प्रत्येक वस्तु की गर्माहट तथा ठंडक का स्तर ही तापमान कहलाता है। उस वस्तु का गर्माहट और ठंडक का जो लेवल है वह लेवल ही तापमान कहलाता है। और ऊष्मा का प्रवाह इसी तापांतर के कारण होता है। और ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है। क्या ऊष्मा कभी ऊष्मा का जो प्रवाह है वह ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करेगा? बिल्कुल नहीं करता है। जिस प्रकार से पानी की मात्रा पर पानी का बहाव निर्भर नहीं करता, उसी प्रकार से ऊष्मा का प्रवाह भी ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। निर्भर करता है तो सिर्फ ताप पर निर्भर करता है। अब हम आते हैं इस सवाल पर। ये क्वेश्चन आया है, ग्रुप डी के एग्जाम में आया है 2018 में। देखो क्वेश्चन क्या है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा होता है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा होता है। मैंने बताया था उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ऐसा हम ऑप्शन ढूंढेंगे। ये लिखा है निम्न ऊष्मा से उच्च ऊष्मा। नहीं, ऊष्मा की मात्रा पर तो निर्भर करता ही नहीं है, तो पहली बात तो यह गलत हो गया। दूसरा, उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा, हाई ऊष्मा से लो ऊष्मा। ऊष्मा की मात्रा पर तो निर्भर करता ही नहीं है, अभी हमने समझा है। जो ऊष्मा का प्रवाह है वह उसकी मात्रा पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो सर ये भी ऑप्शन गलत होगा। इसने बोला है कि उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा। देखो यहाँ ज़्यादा पानी था, फिर भी पानी इधर ही आया, तो पानी की मात्रा पर जिस तरह से ये निर्भर नहीं कर रहा पानी का बहाव, सेम उसी प्रकार से ऊष्मा का प्रवाह ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करता ही नहीं। तो हम ये भी बात गलत बोल रहे हैं कि सर उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा, ये भी बात गलत है। अगला है सर निम्न ताप से उच्च ताप, क्या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर जाता है? नहीं, ये भी गलत है। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और मुझे उम्मीद है कि आप में से 99% छात्रों ने इस सवाल का जो जवाब होगा वह ये लगाया होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हमें समझ में आया होगा कि सर आखिरकार इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ऊष्मा और तापमान में अंतर स्पष्ट आया होगा कि ऊष्मा क्या है और तापमान क्या है। एक क्वेश्चन और आया है, ये सी सेट का जो पेपर होता है यूपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन की पढ़ लेते हैं क्या है। ये कह रहा है कि तापमान तथा ऊष्मा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। कथन नंबर 1 है कि ऊष्मा का प्रवाह तापमान में अंतर के कारण होता है। बिल्कुल सही बात बोली है, यही बात मैंने यहाँ लिखाई है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है और तापांतर के कारण होता है, ताप में अंतर के कारण। इसका मतलब ये जो पहला कथन है वह सत्य है। पहला कथन इसने सत्य बोल दिया कि ऊष्मा का जो प्रवाह होगा वह तापमान में अंतर के कारण होगा, ये सही बात है। अगला हम ऊष्मा हमेशा उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर प्रवाहित होती है, ये बात गलत है। क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह होगा तो वह ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, ये तो निर्भर करता है तापमान पर। तो सर ऑप्शन नंबर ये जो है कथन नंबर दूसरा है वो गलत है। तो इसका मतलब केवल ए कथन सत्य है। तो यहाँ लिखा है केवल कथन ए सत्य है। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ लिखा है केवल बी सत्य है, तो ये तो गलत है। ये कह रहा है ए और बी दोनों सत्य हैं, तो ये भी गलत है। इसमें से एक असत्य है। और ये कह रहा है दोनों असत्य हैं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें दो चीजें समझ में आई होंगी कि सर ऊष्मा आखिरकार है क्या, कैसे उत्पन्न होती है और किस चीज का रूपांतरित भाग है। तो ऊष्मा गतिज ऊर्जा का ही रूपांतरित भाग है, समझ में आ गया। तापमान क्या होता है वो भी समझ में आ गया। और ऊष्मा का प्रवाह किधर से किधर होगा वह भी आपको एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी हम समझेंगे कि सर तापमान, अभी देखो तुम्हारे लिए दो सवाल है। पहला सवाल, और इस बात की गारंटी है पहले सवाल का जवाब तो शायद आप में से कोई दे दे, उसका जवाब भी मुझे लगता है कि आप में से 10% छात्र ऐसे होंगे जो उसका भी गलत जवाब देंगे। पहला सवाल मैं बोलता हूँ उसका जवाब आप दे लोगे, लेकिन जो दूसरा सवाल होगा उसका जवाब तुमसे नहीं निकल पाएगा। पहला सुन लो। पहला सवाल है कि तापमान का एमकेएस में मात्रक क्या होता है, पहला सवाल ये है। दूसरा, तापमान का सीजीएस में मात्रक क्या होता है, ये दूसरा सवाल है। अभी क्या करो, इन दोनों सवालों को आप सोच लो और अपना उत्तर लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद मैं उसको भी समझाता हूँ कि तापमान के आखिरकार कुछ मात्रक होते हैं, उन मात्रकों को हम समझते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि तापमान के मात्रक क्या क्या हैं। सबसे पहला आपसे एक सवाल है कि तापमान का मात्रक क्या होता है एमकेएस में, ये एक पहला क्वेश्चन है। दूसरा, तापमान का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, ये आपसे एक क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने
टाइप कर दिया होगा कि सर MKS में तापमान का मात्रक ये है और CGS में ये होता है। अब हम यहाँ लिखेंगे, आप इससे मैच कर लेना कि आपका सही है कि गलत है। तो हम इसका मात्रक की बात करते हैं तो MKS मात्रक लिखते हैं पहले तो। MKS होता है केल्विन, ये होता है केल्विन। तापमान का जो MKS में मात्रक होता है वह होता है केल्विन। और अगर हम बात करें CGS में तो CGS में इसका मात्रक होता है केल्विन। CGS में भी इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तुम कहोगे सर ये कैसे? सर अगर पद्धति बदल रही है तो सर मात्रक भी तो बदलना चाहिए। अगर एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम गए हैं तो सर मात्रक भी तो बदलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। MKS में तापमान का मात्रक केल्विन होता है और CGS में भी इसका मात्रक केल्विन ही होता है। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों? तो जब इस क्यों का जवाब सुनो। जैसे हम आपसे बोलें कि सर समय का मात्रक, MKS में समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और CGS में समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो सर समय का मात्रक चाहे MKS हो चाहे CGS हो सेकंड ही रहता है। सेम उसी प्रकार से सर ताप का मात्रक चाहे MKS हो चाहे CGS हो, दोनों में ही केल्विन ही रहता है, दोनों में समान होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा फिर डिग्री सेंटीग्रेड सर किस में होता है? ये जो डिग्री सेंटीग्रेड हम मापते हैं तापमान को, वो किसी पद्धति में मान नहीं है, वह एक व्यवहारिक मान है जिसका हम प्रयोग वैज्ञानिक शोधों में करते हैं, प्रयोगशालाओं में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं ये जो है। अब हम बात करते हैं सर ये जो केल्विन है, अगर इसका मान लो तो जितने भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे वह वैल्यू हमेशा केल्विन में रखी जाती है, डिग्री सेंटीग्रेड में कभी नहीं रखी जाती। अगर आपने डिग्री सेंटीग्रेड में सॉल्व कर दिया तो सवाल का जवाब गलत निकलेगा। क्यों? क्योंकि वह जो डिग्री सेंटीग्रेड है वह ना तो MKS में मात्रक है और ना ही CGS में मात्रक है। इसलिए जहाँ पर भी ताप आएगा, टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर के स्थान पर हमें केल्विन में उसका मान रखना होगा। और हम जानते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बनाने के लिए क्या करते हैं? 273 जोड़ते हैं। वो तो मैं अभी जब पैमाने आएंगे तब मैं आपको उनको समझाऊंगा। पहले हम अभी यहाँ समझते हैं कि सर इसका तापमान का एक मात्रक होता है, वो होता है सेंटीग्रेड। इसको बोलते हैं सेंटीग्रेड। सर ये ऐसे होता है डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से होता है। ये क्या है? हम कहेंगे सर ये व्यवहारिक मात्रक है। ये क्या है? ये व्यवहारिक मात्रक है। इसका यूज कहाँ होता है? यूज होता है वैज्ञानिक शोध या प्रयोगशालाओं में। ये हो गया। इसका हम इस्तेमाल ये करते हैं सेंटीग्रेड, ये किसी पद्धति में मान नहीं होता है। हम अभी ये बताएंगे कि सर एक तापमान को सर दूसरे तापमान में चेंज करना हो, जैसे सेंटीग्रेड को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, या फिर फ़ारेनहाइट को र्यूमर में, तो हम वो कैसे चेंज करेंगे वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन हम समझते हैं पहले तापमान के मात्रक। तो ये दूसरा मात्रक निकल के आया। सर यहाँ से तापमान का एक और मात्रक होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट होता है, इसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट, मतलब F, ये होता है फ़ारेनहाइट। तुम कहोगे सर एक बात बताओ, जब हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन था तो हमने डिग्री सेंटीग्रेड क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया क्योंकि भाई साहब वैज्ञानिक जो कार्य होते हैं उन्होंने कहा कि ये जो केल्विन है इसकी जो वैल्यूज हैं वो बड़ी लंबी लंबी हो जाती हैं। इसकी वैल्यूज को बहुत ही बड़ा एक, हम यहाँ से अंदाजा लगाने पे भी दिमाग में हमारे में एग्जैक्ट बैठती नहीं थी कि आखिरकार कितना होगा। तो व्यवहारिक रूप से जो प्रैक्टिकली जो हम समझ सकते हैं, उन्होंने एक नया मात्रक खोजा कि हम टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में मापेंगे। ये जो होगा इसमें हम वैज्ञानिक शोध जो करेंगे, सारी की सारी शोध सेंटीग्रेड में निकालेंगे। फिर हम उसको केल्विन में बदल सकते हैं, हमारे पास व्यवस्था है। लेकिन हम जितने भी वैज्ञानिक शोध होंगे और प्रयोगशालाओं में जो भी काम होगा वो हम सेंटीग्रेड पर करेंगे। तो इसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा ठीक था क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, बहुत लंबा लंबा काम होता था। लेकिन ये एक इसकी अपेक्षा ये अच्छा रहा। मतलब इससे होता क्या है,
कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं और उन कैलकुलेशंस को गणना करने के बाद चेंज हम इस केल्विन में ही करते हैं, क्योंकि अगर हमें एमकेएस और सीजीएस पद्धति वाली कैलकुलेशन करनी है तो फिर इसी में करनी होगी। और अगर हमें कहीं पर टेम्परेचर कितना कम है कितना ज़्यादा है तो उसकी कंपैरिजन करने के लिए ये सबसे अच्छा होता है। तो इसको हम बोलते हैं व्यवहारिक मात्रक है। तापमान का व्यवहारिक मात्रक कौन सा है? डिग्री सेंटीग्रेड। इससे हमें भी अच्छा अंदाजा पड़ जाता है। अगर मैं आपसे बोल दूंगा कि 73 केल्विन है, 500 केल्विन है, तो आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे सर 500 केल्विन कितना होगा। लेकिन अगर मैं यही बोल दूंगा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो आपके माइंड में तुरंत अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा इतना होगा। क्यों? क्योंकि ये व्यवहारिक है, ये व्यवहारिक कर दिया है और ज़्यादातर लोगों को इसी की आदत पड़ी होती है, तो इससे वो अंदाजा अच्छा लगा लेते हैं। तो अंदाजा अच्छा लग जाए इसीलिए हमने इसका निर्माण किया। हमने नहीं मतलब वैज्ञानिकों ने किया है। इसके बाद एक और है फ़ारेनहाइट। अब हमें यहाँ एक समस्या आई, जैसे हमारे मनुष्य का शरीर है तो शरीर का जो टेम्परेचर है अगर वो 1 डिग्री जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला है उस पैमाने पर तो फिक्स था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमारे शरीर का जो ताप है वह 1 और 2 के बीच में भी तो बहुत सारे पॉइंट होंगे। थोड़ा सा भी शरीर का ताप बढ़ेगा तो सर शरीर में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। अगर शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं जो पाचक रस निकाल रही हैं या जितनी भी रस निकल रहे हैं जो हमारे पाचन में मदद कर रहे हैं, हमारे एंजाइम्स बना रहे हैं, वे सभी एंजाइम्स मतलब टेम्परेचर बढ़ने के कारण उनकी क्षमता खत्म हो जाती है। यही कारण होता है कि जैसे हमारे शरीर का ताप बढ़ा तो फिर बुखार आता है, तो बुखार में ताप ही तो बढ़ता है। तो टेम्परेचर शरीर का बढ़ने के कारण जितने भी एंजाइम्स वगैरह थे वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, फिर हमें कमजोरी महसूस होती है, फिर वहाँ हम दवा लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमें समझ में आया कि ये एक व्यवहारिक है। फ़ारेनहाइट, ये इसका निर्माण क्यों किया? इसका निर्माण इसीलिए किया गया क्योंकि सर सेंटीग्रेड से तो 1 सेंटीग्रेड, 2 सेंटीग्रेड, 3 सेंटीग्रेड इस तरह से हमें पता चल रहा था। लेकिन सर हमारे शरीर का टेम्परेचर तो पॉइंट में जाएगा ना, तो फिर हम इस सेंटीग्रेड को पॉइंट में लिखेंगे 1.325 सेंटीग्रेड। तो हमने कहा सर ये वाली कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक हो रही है। इससे तो बड़े-बड़े टेम्परेचर का गैप मापा जा रहा है। 1 सेंटीग्रेड और 2 सेंटीग्रेड के बीच में अगर टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो वो तो माप ही नहीं पाएंगे। तो फिर इसलिए हमने एक और छोटा-सा ऐसा हमने ये जो तापमान का मात्रक निकाला जो बहुत छोटी सी माइनर सी वैल्यू का भी परिवर्तन अगर होगा, तुम्हारे शरीर का ताप अगर पॉइंट में भी बढ़ेगा तो उस पॉइंट के बढ़े हुए तापमान को भी एग्जैक्ट निकाल के दे देगा। क्यों? क्योंकि इस पैमाने पर 100 बराबर हिस्से होते हैं। ये जो तापमान का पैमाना है ये 100 बराबर भागों में बटा है और ये बटा है 180 बराबर भागों में, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा। मान लीजिए 1 मीटर है, 1 मीटर पर मैंने 100 बराबर बराबर टुकड़े किए हैं और फिर उसी 1 मीटर के मैंने 180 टुकड़े किए हैं, तो अच्छी गणना कौन देगा? 180 वाला, वह अच्छी गणना देगा। तो ये 180 इस पे पॉइंट होते हैं इसलिए ये अच्छी गणना देता है। इसको स्पेशल शरीर के ताप को, मानव शरीर के ताप मापने के लिए स्पेशल इसको बनाया गया है। तो हम कहेंगे ये है जो मानव मानव शरीर शरीर का ताप मापने के लिए मापने के लिए तुमने देखा होगा कि जो एक वो होता था थर्मामीटर, उससे बोलते थे कि भाई डॉक्टर के पास अगर गए हो तो डॉक्टर वो देगा कि थर्मामीटर है जीभ के नीचे लगा लो। तो वो जीभ के नीचे लगाने के बाद उसमें फिर टेम्परेचर आता था। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वह भी जो हमारा ताप काउंट करता है वह फ़ारेनहाइट में करता है। तो हम कहेंगे कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, डॉक्टरी थर्मामीटर थर्मामीटर भी ताप की गणना गणना फ़ारेनहाइट में करता है, एफ में करता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो भी फ़ारेनहाइट में हमारा टेम्परेचर माप कर देता है। तो एक तो ये आ गया है। अब यहाँ से एक सवाल आएगा तुम्हारे लिए कि ये जो है डॉक्टरी थर्मामीटर वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करेगा, संवहनी धाराओं के सिद्धांत पर कार्य करेगा, तापीय साम्य के सिद्धांत पर कार्य करेगा या फिर स्थितिज ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो जो इस सवाल का जवाब है वह है
तापीय साम्य के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ से एक सवाल तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि सर ये तापीय साम्य क्या चीज है, ये बताओ। तो मैं अभी इसको बताऊंगा तापीय साम्य क्या है। उससे पहले मैं एक और बता देता हूँ। ये हो गए हमारे दो, एक ये हो गया, एक ये गया, और ये तीन हो गए। चौथा भी है हमारे पास, चौथा है र्यूमर। र्यूमर पैमाना, पैमाना। ये जो पैमाना है इस पर मात्र 80 भाग होते हैं, 80 हिस्से होते हैं। इसका मतलब इससे बड़े बड़े ताप मापे जाते हैं। तो हम कहेंगे बड़े ताप, बड़े ताप मापे जाते हैं, मापे जाते हैं। तो हमें यहाँ से समझ में आया कि सर जो तापमान है उसको मापने के लिए हमारे पास चार मात्रक निकल के आए। सर पहला जो मात्रक है वह है केल्विन। ये एमकेएस में भी होता है, सीजीएस में भी यही होता है। जिस प्रकार से सर समय का मात्रक एमकेएस और सीजीएस दोनों में सेकंड है, उसी प्रकार से तापमान का मात्रक एमकेएस में हो चाहे सीजीएस में हो, होता केल्विन ही है। अगला है सेंटीग्रेड। ये व्यवहारिक मात्रक है, ये वैज्ञानिक शोध के लिए या प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है। अगला है सर फ़ारेनहाइट। ये मनुष्य के शरीर का एग्जैक्ट ताप मापने के लिए इसका निर्माण किया गया है। डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वह भी इसी वाले ताप, वो जो ताप हमारा मापता है वो इसी में फ़ारेनहाइट में ही माप कर देता है। अगला है सर र्यूमर पैमाना। अगर बड़े बड़े ताप मापने हैं तो सर र्यूमर पैमाने का इस्तेमाल होता है। एक और होता है रेडियन पैमाना, उससे भी तमाम बड़े बड़े ताप हम मापते हैं। तो हमारे लिए ये चार महत्वपूर्ण थे, हमने लिख दिया। अब हमारे सामने ये जो सवाल था कि सर जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ एक शब्द आया सर तापीय साम्य क्या है। हम यहाँ पर लिखेंगे सर तापीय साम्य, तापीय साम्य। यहाँ से इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तापीय साम्य होता क्या है, देखो अगर मेरे पास कोई दो वस्तु हैं जिनमें तापमान एक में ज़्यादा है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक का कम है, अगर मैंने उन दोनों वस्तुओं को संपर्क में रख दिया तो इस बात की गारंटी है कि जो हाई टेम्परेचर वाली होगी उसमें से ऊष्मा निकल कर लो टेम्परेचर वाली की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगी और तब तक बहती रहेगी जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। वे जैसे ही समान हो जाएगा वैसे ही ऊष्मा का प्रवाह है रुक जाएगा। तो इसका मतलब फिर उस स्थिति को हम क्या कहेंगे कि अब ये दोनों वस्तु तापीय साम्य की स्थिति में आ गई हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ चुकी हैं। तो हम समझ में आया सर तापीय साम्य होता क्या है। जब दो वस्तुओं को एक साथ संपर्क में रखा जाता है तो उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ चलना प्रारंभ हो जाती है और ये ऊष्मा तब तक चलती है जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता, और जैसे ही समान हो जाता है तब हम इस स्थिति को तापीय साम्य की स्थिति बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि सर ये तापीय साम्य हमें समझ में आया। इसको पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं यही लौटता हूँ कि इसका मतलब यहाँ पर मैं इसको कैसे फिट करूँगा। तो हम लिख देंगे कि जब जब दो भिन्न 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 ताप वाली वाली वस्तुओं को आपस में सटा कर रखा जाता है तो तो ऊष्मा ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर गति करती है। ये तब तक गति होती है जब तक दोनों का ताप समान न हो जाए, समान न हो जाए। ये आ गया। ये स्थिति तब तक चलती है जब तक दोनों का ताप समान न हो जाए, और जब दोनों का ताप समान हो जाता है तब इसी स्थिति को तापीय साम्य कहते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे जब इसी के आगे जब
दोनों वस्तुओं का ताप समान समान हो जाता है, तब इस स्थिति को स्थिति को ही तापीय साम्य साम्य कहते हैं। ये समझ में आ गया। ये है तापीय साम्य। मैंने लिख दिया है कि जब भिन्न भिन्न टेम्परेचर वाली वस्तुओं को एक साथ रखेंगे तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर समान नहीं हो जाता। अब हम यहाँ समझते हैं कि सर ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वह तापीय साम्य के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो होता क्या है, जैसे मान लो ये है थर्मामीटर, इसका अपना एक ताप होगा, हमारे शरीर का एक अलग ताप होगा। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करता है, वो कहता है इसको जीभ के नीचे रख लो, तो जीभ के नीचे रख लेता है कोई व्यक्ति। तो होता क्या है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इसका टेम्परेचर कम होता है, तो हमारे शरीर से टेम्परेचर इसमें जाना स्टार्ट होता है, और ये तब तक जाता है जब तक इसका टेम्परेचर और हमारा टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। और जैसे ही बराबर हो जाता है वैसे ही फिर डॉक्टर निकालता है, उसमें देख लेता है भाई कितना हो गया। तो कुल मिलाकर ये है क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है कि नहीं। इसका टेम्परेचर कम था, हमारा ज़्यादा था, तो ये इसको हमने अपने संपर्क में ले आए। जैसे हम अपने संपर्क में लेकर आए हैं तो हमारे शरीर का ताप इसमें जाना स्टार्ट हो जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक इसका ताप और हमारे शरीर का ताप बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही बराबर हो जाएगा तो फिर उसी को बोलते हैं तापीय साम्य की स्थिति। तो तापीय साम्य की स्थिति आएगी, वैसे ही हम इसको निकाल कर उसमें रीडिंग पढ़ लेंगे कि इतना है टेम्परेचर, उतना ही हमारे शरीर का ताप होता है। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वह भी तापीय साम्य की जो कॉन्सेप्ट है, तापीय साम्य का जो सिद्धांत है, उसी पर निर्भर करता है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ समझ में आया होगा कि ऊष्मा क्या होती है, ये समझ में आ गया होगा। तापमान क्या होता है, समझ में आ गया होगा। तापमान के मात्रक होते हैं चार, चारों के चारों मात्रक तुम्हारे सामने हैं, और आप में से बहुत से लोगों को आज ये पहली बार पता चला होगा कि सर तापमान का MKS और CGS दोनों में मात्रक केल्विन ही होता है। तो चलिए आज की क्लास बस इतनी ही रखते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।